हमारा चैनल विद्यापन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 में हम करेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज इन पैरेलल क्या होता है और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट एंड एट द एंड हम करेंगे पावर क्या होता है। तो सभी में बेस्ड हम साथ के साथ एक एक दो न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हमने करना है इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमने फ्रेंड्स डिस्कस करना है अपना जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं वो हैं कि रेजिस्टर इन सीरीज क्या होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, उसके बाद हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट और एंड में करेंगे पावर कि पावर क्या होता है। तो फ्रेंड्स पार्ट 2 वाली वीडियो में चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये है हमारा कंटेंट जो हमने इस वीडियो में करना है। रेजिस्टर्स क्या होते हैं, सीरीज पैरेलल में इवेल्युएट करना सीखेंगे हम, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे ये हीटिंग इफेक्ट कि मेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर हमने करना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, फिर एप्लीकेशंस, फिर इलेक्ट्रिक पावर। तो चलिए करते हैं इनको वन बाय वन डिस्कस। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो फ्रेंड्स रेजिस्टर्स क्या होते हैं, सभी ने अपने 9th क्लास में पढ़ा है कि कुछ ऐसी फिगर्स जो यहाँ नज़र आ रही हैं ये होती है हमारी रेजिस्टर्स, इनको रेजिस्टर्स बोलते हैं। तो इनका जो साइन होता है, हमारे जो डायग्राम्स यूज़ होंगे यहाँ पे सर्किट डायग्राम, उनमें ये वाला साइन इनके लिए यूज़ होगा, तो इनको हम कहते हैं रेजिस्टर्स। तो ये रेजिस्टर्स आखिर करते क्या हैं फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पाइप में से पानी फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ से जिस प्रेशर से पानी आएगा उसी प्रेशर से वो यहाँ से निकल जाएगा। बट अगर मैं सेम पाइप को यहाँ से प्रेस कर दूँ, दबा दूँ किसी चीज़ से, तो क्या होगा फ्रेंड्स, पानी का जो फ्लो जितना प्रेशर से यहाँ से पानी आ रहा होगा उस प्रेशर से यहाँ से नहीं निकलेगा, कम हो जाएगा प्रेशर, तो वो रोकेगा, उस फ्लो को कम कर देगा। तो सेम हमारा जो है रेजिस्टेंस का काम होता है फ्रेंड्स। अगर मैं कोई एक वायर ले लेती हूँ, उसमें क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। तो इसमें जब करंट फ्लो होगा फ्रेंड्स, तो हम मान लेते हैं कि बीच में कोई रेजिस्टर लगाया है मैंने, तो यहाँ पे मैंने अब क्या किया, एक रेजिस्टर लगा दिया, या ऐसे ले लीजिए एग्जांपल, ठीक है। ये रेजिस्टर लग गया, एक वायर में से करंट फ्लो हो रहा था, पहले ये वायर सीधी थी तो इजीली करंट फ्लो हो जा रहा था। बट जब मैंने रेजिस्टर लगाया तो उसने करंट के फ्लो को रोका, कम किया। तो क्या करता है ये रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, अपोज करता है करंट के फ्लो को, करंट के फ्लो को रोकता है। तो यही चीज हमने यहाँ लिखी है, अ रेजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट और रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, जो लिमिट इलेक्ट्रिक के फ्लो को या करंट को लिमिट में भेजता है आगे। एकदम से अगर कोई फ्लो में, जैसे यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ जितने फ्लो से वो यहाँ से आएगा वहीं से फ्लो हो जाएगा, लेकिन अगर एक रेजिस्टर हम बीच में लगा देते हैं तो वो करंट के फ्लो को रोकेगा, कम करेगा। अ रेजिस्टर इज एनीथिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ईजिली, मतलब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी अब ईजिली ट्रेवल नहीं करेगी जैसे यहाँ कर रही थी इस डायग्राम में। सो इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जैसे फैन है, टीवी है, बल्ब है। तो इन डिवाइसेस में क्या होता है कि ये रेजिस्टर्स लगे होते हैं फ्रेंड्स, जिससे क्या करते हैं हम कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकते हैं, कम करते हैं। तो कुछ मतलब कि जितनी मात्रा में हमें आगे भेजना होता है फिर वो उसी हिसाब से करंट जो है आगे जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जिसमें हम करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो क्या होता है ये, तो जब हमारे रेजिस्टर्स, जो अभी हमने डायग्राम पीछे स्टडी करा कि ये वाला सिंबल यूज हो रहा था, तो अब इन रेजिस्टर्स को 2-3 रेजिस्टर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, इनको जब मैंने ऐसे लगा दिया इकट्ठे सीरीज में, इसको कहते हैं हम सीरीज में लगाना, एक के बाद एक। तो मीन्स ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है और R3 है। ऐसे ही अगर आप नीचे वाले डायग्राम में देखेंगे, इस डायग्राम में तो मैंने ऐसे लगाया रेजिस्टर्स सीरीज में लगाए हैं। अब इसको कनेक्ट कर दिया है भाई हमने वोल्टेज एक बैटरी से, जिससे वोल्टेज जाएगी, करंट जाएगा। तो करंट जब यहाँ से गया तो यहाँ एक डिवाइस लगा है फ्रेंड्स, ये वाला, ये इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, एमीटर। ये एमीटर है, एमीटर क्या करता है कि एक मेजर करता है कि कितना करंट यहाँ से पास होगा। अब आगे देखिए रेजिस्टर्स के नीचे अलग अलग लगे हैं वोल्टेज V।
तो यहाँ पे लगी है V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3। भाई ये अलग क्यों हो गया, यहाँ से तो एक ही वोल्टेज आ रही थी। तो भाई सीरीज के केस में क्या होता है कि जो हमारी वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाती है फ्रेंड्स। यहाँ से कुछ वोल्टेज वो यहाँ जाएगी, कुछ वोल्टेज ये वाला रेजिस्टर लेगा। तो सीरीज के केस में हमेशा ही याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है कि हमारी वोल्टेज अलग होती है सभी के केसेस में। बट देखिए सेम वोल्टेज जा रही थी, ये कैपिटल V यहाँ से जा रहा था, यही डिवाइड हुआ है। तो हम कह सकते हैं टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, नाउ अब यही वोल्टेज यहाँ से पास हुई है। तो अब देखते हैं हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है फ्रेंड्स। हमने स्टडी करा है ओम्स लॉ पीछे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, तो यहाँ से V इज इक्वल टू R इंटू आई। तो जिन्होंने भाई मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर हमने स्टडी किया था रेजिस्टिविटी, तो ये सारे हमारे फर्स्ट वीडियो में है, पार्ट 1 वाली में। तो पहले आप उस वीडियो को ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि यहाँ पे डिफिकल्टी आपको ना आए। तो चलिए, तो V क्या होता है, V इज इक्वल टू R इंटू आई। अगर किसी को कंफ्यूजन होती है इसमें कि अगर मैं इनको एक ट्राइंगल के अंदर ऐसे लिख देती हूँ, मान लीजिए, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए V का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू R इंटू आई। अब इजीली आपको याद रखना कि V क्या है, R इंटू आई। और अगर R की वैल्यू पूछ ले कोई, R क्या है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। और अगर I पूछ ले तो V अपॉन R, सिंपल। तो चलिए V इज इक्वल टू आई आर। तो इस केस में देखिए जो V1 होगा वो क्या होगा, IR1। यहाँ पे R1 होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3। सभी के केस में देखिए अलग अलग रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3 और V1, V2, V3 वोल्टेज। तो अलग अलग वोल्टेज की वैल्यूज निकल जाएंगी, ये हमारी निकल गई हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ये था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि सेम वोल्टेज जो जा रही है वही डिवाइड हो रही थी आगे, तो हम लिख सकते हैं ये। तो अब मैं V की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर दूंगी ऊपर। देखिए हमने लिखा था V इज इक्वल टू IR, तो लिख लेंगे V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। तो वैसे ही अब ये हमारा यहाँ से I कॉमन आ रहा था, तो अगर I कॉमन है तो ये कैंसिल आउट होके क्या बचा, R इन सीरीज। RS अगर लिखा है तो मीन सीरीज वाला रिजल्ट आ गया है हमारा, जिसमें यहाँ पे होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये है मेरा रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दे रहा है कि ये R1 की वैल्यू यहाँ पे है 2 ओम्स और यहाँ पे भी है 2 ओम्स और यहाँ पे भी है 2 ओम्स, कोई पूछ ले टोटल रेजिस्टेंस बताओ भाई सीरीज में क्या है, तो हमने अभी फॉर्मूला करा भाई इन तीनों का सम कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये निकल जाएगी हमारी क्या, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो फ्रेंड्स ये है हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब हमारा रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल क्या होता है, अब ये स्टडी करते हैं हम। तो देखिए पैरेलल के केस में अब हमें पता है पैरेलल ये होता है, ऐसे ये दो लाइंस हैं तो ये पैरेलल है। तो अगर रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाना होगा तो ऑब्वियसली ये भी ऐसे पैरेलल में लगेंगे और यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से। तो सेम डायग्राम नीचे देखिए बना हुआ है, 3 रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल में लगाया हुआ है और इसको कनेक्ट कर दिया है एक वोल्टेज जाएगी, ऑब्वियसली करंट भी पास होगा। तो यहाँ से मेरा करंट I फ्लो हो रहा है, एमीटर हमें पता है करंट मेजर करता है, और यहाँ से करंट गया मेरा। तो फ्रेंड्स पैरेलल के केस में अब क्या डिवाइड हो रहा है, करंट। यहाँ से अलग अलग करंट डिवाइड हो गया, जो यहाँ पे कैपिटल I था या टोटल करंट था वो डिवाइड होके I1, I2, I3 हो गया, और वोल्टेज जो थी वो सेम थी। तीनों के केस में वोल्टेज जो पास होगी यहाँ से वो सेम होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सीरीज के केस में हमने क्या किया था, क्या डिवाइड हो रहा था सीरीज के केस में। सीरीज के केस में फ्रेंड्स वोल्टेज ऐसे सीरीज में लगे हैं पीछे हमारे जो हमने अभी किया, तो उसमें क्या लगी थी, नीचे वोल्टेज अलग अलग लगी थी, V1, यहाँ V2 और V3, तो वोल्टेज अलग थी। बट इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो करंट, जो करंट होता है वो डिवाइड हो रहा है, I1, I2, I3 और वोल्टेज सेम है। तो ये ध्यान हमेशा रखना है। तो चलिए ओम्स लॉ सभी को पता है क्या है, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से I की वैल्यू निकल आई
I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, क्योंकि अब I यूज होगा यहाँ पे क्योंकि I डिवाइड हो रहा था, पीछे V डिवाइड हो रही थी, वोल्टेज डिवाइड हो रही, तो हमने V1 का फॉर्मूला लिखा। तो यहाँ पे हमने लिखा I1 कितना है V अपॉन R1, वैसे ही I2 क्या है V अपॉन R2, I3 कितना होगा V अपॉन R3, क्योंकि रेजिस्टेंस सभी के केस में अलग है लेकिन वोल्टेज सेम है। तो ये है नाउ टोटल करंट। अब टोटल करंट तो भाई यही था जो यहाँ से गया था, यही डिवाइड हुआ है, तो हम लिख सकते हैं टोटल करंट इज इक्वल टू ये I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हम लिख सकते हैं। तो अगर ये लिख सकते हैं तो इसके बाद इसकी जगह ये वैल्यूज पुट कर दीजिए जो ऊपर हमने निकाली है कि I की वैल्यू क्या है V अपॉन R, ठीक है। फिर उसके बाद I1 की वैल्यू क्या है V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो ये हमारी वैल्यूज पुट हो गई हैं। तो यहाँ से देखिए V कॉमन आ रहा है, अब ये देखिए ये वाला स्टेप V कॉमन आ रहा है तो V हमने कैंसिल आउट कर दिया। अगर ये स्टेप किसी को समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ये था V अपॉन R इक्वल टू, यहाँ से V कॉमन आया बाहर तो हमने अंदर लिख दिया क्या 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये अगर आ गया तो V और V कैंसिल, तो क्या बचा 1 अपॉन आर पी। पी क्यों लिख रहे हैं क्योंकि ये पैरेलल, तो पैरेलल के केस में क्या होता है फ्रेंड्स रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस और उनका सम। तो ये है मेरा पैरेलल का फॉर्मूला। और सीरीज के केस में क्या था, सीरीज के केस में सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल के केस में इनका रेसिप्रोकल ले लीजिए तो हमारा रिजल्ट निकल आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि ये टू, अभी सिंपली अगर एक एग्जांपल ले लेंगे, इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि पैरेलल में ये 2 ओम्स दिया है, ये भी 2 ओम्स दिया है, तो अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालनी होगी पैरेलल में तो वो ऐसे ही निकलेगी 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लिया तो ऊपर क्या बना मेरे पास, ऊपर क्या बना 1 प्लस 1, तो दैट इज 2/2। तो रेसिप्रोकल था ये, अब आरपी क्या आएगा वहां से 1, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी निकली 1। अगर इसी केस को मैं सीरीज में निकालना चाहूँ फ्रेंड्स, सीरीज के केस में निकालना चाहूँ तो क्या होगा, सीरीज के केस में हमें पता है आर एस में ऐड होते हैं, तो 2 प्लस 2 क्या आना था 4 ओम्स। ये सीरीज के केस में सेम इसी डायग्राम का रिजल्ट आया 4 ओम्स, बट पैरेलल के केस में आया 1। अब आप ध्यान से देखें अगर तो सीरीज के केस में बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है, लेकिन अगर पैरेलल के केस में देखूं तो जितनी मेरी यहाँ पे रजिस्टर्स की इंडिविजुअल वैल्यू है उससे भी कम आ रही है, 2 से भी कम आ रही है देखो पैरेलल में, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं अपनी रेजिस्टेंस को बढ़ाना तो आप लगा दीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन को, ये सीरीज कहाँ है ये, तो सीरीज में लगा दीजिए। अगर चाहते हैं आप कि आपकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आए तो सीरीज में लगाइए, अगर चाहते हैं रिजल्ट रेजिस्टेंस का कम आए तो क्या करेंगे आप उसको पैरेलल में लगा दीजिए। तो क्लियर है यहाँ से। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल है बहुत अच्छा कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, अब हमने पीछे क्या किया, ये रेजिस्टेंस इन सीरीज किया था। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जो आपकी दिवाली की जो लड़ियाँ होती हैं, लाइट वाली लड़ियाँ होती हैं ना, वो लगी, उनमें जो बल्ब लगे होते हैं वो सीरीज में लगे होते हैं। तो इसी कारण क्या होता है कि सीरीज में लगने के कारण एक डिसएडवांटेज होता है कि अगर कोई एक फ्यूज भी उड़ गया, बल्ब कोई भी खराब हो गया, तो वहीं पर आपके सारे बल्ब जो है कनेक्शन जो है वहीं पर टूट जाएगा और कोई भी बल्ब नहीं जलेगा, सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है अब नहीं फ्लो होगी, एक के कारण ही देख लीजिए। तो ये इसका डिसएडवांटेज आ गया। वैसे ही अगर मैं पैरेलल का केस बताऊं, पैरेलल में बेस्ट एग्जांपल है आपके घरों में जो भी अप्लायंसेज अब यूज हो रहे हैं, जैसे कि फैन है, बल्ब है, तो उनमें जो रजिस्टर्स लगे होते हैं वो पैरेलल होते हैं फ्रेंड्स। पैरेलल होने के कारण क्या होता है कि अगर मेरा करंट यहाँ से इस रजिस्टर को जा रहा है, देखिए, तो अगर यहाँ से कोई कनेक्शन टूट भी जाता है, मान लीजिए ये टूट गया, ये रजिस्टर नहीं चला, ये खराब हो गया, यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा है, बट भाई एडवांटेज होने के कारण क्या होगा, पैरेलल होने के कारण क्या होगा कि भाई करंट तो यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, तो मेरा ये सर्किट जो है पूरा हो जाएगा, तो टूटेगा नहीं, तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करेगी तब भी। तो ये है हमारा पैरेलल का केस। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एडवांटेजेस होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के, कि अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स को निकालें और पैरेलल में लगाएं तो उससे क्या एडवांटेज है। तो लिखा है अप्लायंसेज इन अवर हाउसेज लाइक फैन, कूलर, टीवी, फ्रिज, एसी एक्सेट्रा कंबाइन इन सीरीज और पैरेलल। ऑब्वियसली अभी हमने बताया आपको कि वो लगे होते हैं पैरेलल में, अगर वो सीरीज में होंगे तो भाई अगर कहीं पर भी कनेक्शन टूटा तो सभी जलने बंद हो जाएंगे, वो तो फिर एक चीज़ खराब हुई तो मतलब सारी, मतलब एक बल्ब मेरा फ्यूज़ हुआ यहाँ पे तो भाई क्या उसकी वजह से ये सारे मेरी लाइट्स जलना बंद हो जाएंगी,
या मेरा फ्रिज चलना बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लगाते हैं उसे पैरेलल के केस। पैरेलल में अगर लगे होंगे तो करंट हमारा और बाकी के पार्ट्स में फ्लो होता रहेगा, बाकी की चीज़ों में करंट पहुंच जाएगा, वो ठीक से चलेंगी और वो ख़राब नहीं होंगी अगर कोई एक चीज़ ख़राब हो जाती है। तो पढ़ते हैं आगे। वो कह रहा है इन सीरीज व्हेन वन रजिस्टर फेल, वही बात आ गई जो हमने अभी डिस्कस करी कि अगर सीरीज में लगा हो और एक रजिस्टर फेल हो जाए, चलना बंद हो जाए, तो सर्किट विल बी ब्रोकन एंड नो कंपोनेंट वर्क्स। तो सर्किट भाई टूट जाता है और कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट अप्लायंसेस रिक्वायर डिफरेंट करंट। अब हर एक अप्लायंस को अलग करंट की ज़रूरत होती है, चाहे वो आपका एसी है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, हर एक अप्लायंस को एक अलग करंट की ज़रूरत होती है। तो वो कह रहा है भाई ये तो सेटिस्फाई कहाँ से हो सकता है? सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन से ही ये चीज़ सेटिस्फाई हो सकती है, इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा इम्पॉर्टेंट है और इसकी तभी हमने बताया है कि ये इसके एडवांटेज हैं। और जो सीरीज़ का केस होता है वो होता है कि हम उसको अब यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जो टोटल रेजिस्टेंस हमने पीछे कैलकुलेट किया कि पैरेलल के केस में बहुत ज़्यादा आ रहा था, सॉरी पैरेलल के केस में कम आ रहा था क्योंकि रेसिप्रोकल ले रहे थे हम। ऐसे पैरेलल के केस में 1/R1 प्लस 1/R2, तो इस केस में बहुत ही कम आ रहा था। रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज लेस देन रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो सीरीज में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि करंट हमारा इजीली फ्लो हो तो रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। टू मेक द फ्लो ऑफ करंट इजी वी नीड टू हैव द लेस रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, जिस मटेरियल के रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होगी कम, उसमें करंट हमारा इजीली फ्लो करेगा। तो याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस हमें कम रखनी होती है अगर करंट को इजीली फ्लो करवाना है। साथ में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों ही कम होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब कर लेते हैं इसमें एक न्यूमेरिकल डिस्कस। तो न्यूमेरिकल्स ऑन रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो इन्हीं कॉम्बिनेशन की वैल्यू अब हम सीरीज में भी निकाल लेते हैं और पैरेलल में भी। तो चलिए, अब ये सीरीज वाला कॉम्बिनेशन दिया है मुझे, तो यहाँ पे पहले मैं इसका रेजिस्टेंस क्या है, ये सीरीज में है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा 10 प्लस 10 प्लस 10, बिकॉज मुझे पता है R1 प्लस R2 प्लस R3 इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए, अब इसका क्या हुआ 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हुआ 30 ओम्स। ये निकला मेरा इसका रेजिस्टेंस इन सीरीज। नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, अब इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हमें पता है पैरेलल का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये होता है 1/R1। R1 कितना है 6, R2 भी कितना है 6, R3 भी कितना है 6। तो ले लीजिए एलसीएम, तो ये वैल्यू आई 3 1 जा 3 2 जा। बट ये रेसिप्रोकल है, आरपी इस तरफ उल्टा है, तो इसको अब हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आरपी कितना होगा 2 ओम्स। तो अब आप देखें पैरेलल के केस में जितनी हमारी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है 6, उससे भी कम वैल्यू आती है हमारी पैरेलल के केस में, इसीलिए ये हम यूज़ करते हैं पैरेलल का केस। बट अगर आप सीरीज में देखेंगे तो जो हमारा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे कितना ज़्यादा आता है। चलिए अब ये वाला करते हैं, थर्ड पार्ट में देखिए पैरेलल भी है कॉम्बिनेशन और सीरीज में भी है। तो पहले इस डायग्राम में पहले आप अपर पार्ट को सॉल्व करिए, इस पार्ट को, ये सीरीज में है तो पहले हम ऊपर वाले पार्ट को मान लेते हैं आर डैश। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आई 10 प्लस 10 क्योंकि सीरीज था, तो ये कितना आया 20 ओम्स। नाउ अगर ऊपर की वैल्यू ये आ गई है मेरी 20 ओम्स, तो अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गई है 20 ओम, इनको इकट्ठा कर लिया आपने। अब वो दोनों पैरेलल में है तो उसको कर लेते हैं आर डैश। तो पैरेलल के केस में हम क्या करेंगे, तो पैरेलल के केस में हमें पता है 1/RP फॉर्मूला होता है, तो 1/20 प्लस 1/10। तो चलिए फॉर्मूला हमें पता है, एलसीएम लेना है, यहाँ पे 20 हमारा एलसीएम है तो यहाँ पे आया ये। तो इसे रब कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा इधर ये वाला पार्ट में रब कर रही हूँ, ये कर लिया हमने। चलिए हो गया। नाउ अब यहाँ पे 1/RP कितना आया मेरा 3/20। तो अब उल्टा हो जाएगा, RP की वैल्यू कितनी आएगी 20/3। तो ये वैल्यू आ गई मेरी पैरेलल में इस केस में।
तो चलिए हो गया मेरा सॉल्व, ये बहुत इजी था। हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाले या कुछ डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, बट वो हम करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो, एक नेक्स्ट इसके बाद जो आपके लिए वीडियो आने वाली है फ्रेंड्स वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगी। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम करते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। इससे पहले हम स्टडी कर लेते हैं फ्रेंड्स की हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझना है हमने। चलिए, हीटिंग इफेक्ट, हीट कैसे जनरेट होती है। अगर जो भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, कई बार हीट जनरेट होती है। हमें पता है कि कई बार आप देखेंगे आपके कुछ डिवाइसेस जो होते हैं गर्म हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, चाहे आपका वो लैपटॉप है या आपका पीसी है, ठीक है, या कोई भी ले लीजिए चीज़, और वो सारे गर्म क्यों हो जाते हैं, तो ये जानते हैं यहाँ पर। ये देखिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए बनाया है। यहाँ पे मैंने एक कोई भी कंडक्टर ले लिया या मेटल ले लिया है, वो ड्रॉ किया है। उसमें हमें पता है कि चार्ज फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स ये जो चार्ज है या इलेक्ट्रॉन्स है मेरे इस कंडक्टर में, इस मेटल में, इसके अपने एटम्स भी होंगे प्रेजेंट, ठीक है। तो अब क्या होता है, एटम्स यहाँ से जब चार्ज फ्लो होता है तो क्या होता है कि ये कोलाइड करते हैं एटम्स के साथ, उस मेटल के एटम्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड होते हैं। तो जब ये कोलिजन होती है तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। मतलब कि यहाँ से करंट आया मेरा और इन इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे थे इनकी वेलोसिटी हाई है, या काइनेटिक एनर्जी कह लीजिए, कितनी वेलोसिटी के साथ ये जा रहे होंगे, भाग रहे होंगे। बट बीच में अगर रास्ते में कोई रुकावट आ गई, ये एटम्स आ गए, तो इनसे टकराएंगे, तो उस टकरावट की वजह से क्या होगा कि मेरी हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट प्रोड्यूस होने का कारण यही है। अब ये जो इनकी कोलिजन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। क्यों, रेजिस्टेंस क्या था कि रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, करंट के फ्लो को रोकती है। तो ये रोकने वाली चीज क्या थी, ये चार्ज को रोकने वाली चीज क्या थी, ये एटम्स ही तो थे कंडक्टर के, तो इसे हम रेजिस्टेंस ही तो कहते हैं। अब जब इन कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई तो क्या हुआ फ्रेंड्स, जब बहुत ज़्यादा हीट हुई तो फ्रेंड्स उस केस में मेरी जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो हाई होती है। तो जब हीट निकलती है तो उन केसेस में जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है या रेजिस्टिविटी है वो बहुत हाई होती है, तभी हमारी हीट प्रोड्यूस होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे एक बुलेट ले लेते हैं हम। मान लीजिए एक बुलेट है मेरी, बुलेट एक फायर हुई है, मेरी गन से फायर किया मैंने, तो यहाँ पे एक वॉल थी, तो ये बुलेट जिस वेलोसिटी के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ आ रही थी, हाई वेलोसिटी देन हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ ये आ रही थी कि यहाँ से क्या हुआ, ये अंदर थोड़ी पेनिट्रेट हुई, अंदर जाके यहाँ पे रुक गई। तो यहाँ पे जब ये रुकी, कोलिजन हुई, तो क्या हुआ, हीट जनरेट हुई। ये हीट कहाँ से आई, तो फ्रेंड्स हमें पता है दैट एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वी नो दिस वेरी वेल। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये काइनेटिक एनर्जी थी जो इसकी, तो ये जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रही थी यहाँ पे, तो ये काइनेटिक एनर्जी अब कहाँ गई, जब ये यहाँ जाके पेनिट्रेट हुई, यहाँ स्टॉप हो गई, तो कहाँ गई, तो फ्रेंड्स ये कहीं नहीं गई, ये किस में चेंज हो गई है, ये हीट एनर्जी में चेंज हो गई है, तभी यहाँ पे हीट निकलती है। तो क्लियर हो गया होगा आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू भी। नाउ पढ़ते हैं क्या लिखा हमने, दैट इफ द कंडक्टर इज प्योरली रेजिस्टिव। अगर प्योरली रेजिस्टिव है कोई कंडक्टर, इट मीन्स कि वो स्ट्रांगली अपोज करेगा करंट को, रोकेगा करंट के फ्लो को। तो उसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, नाउ ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, यहाँ पे बैटरी है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो बैटरी यहाँ पे लगी है, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसी की वजह से करंट फ्लो हो रहा था यहाँ पे। तो कॉन्टिन्यूसली ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट विल बी कॉन्टिन्यूसली डिस्पेटेड, डिस्पेटेड मीन्स वेस्ट। तो इसकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है, यहाँ पे हीट की फॉर्म में निकल रही है, इन फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से एक हमारी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो यहाँ से क्या हुआ, जब पास हुआ करंट इधर से, तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये जो फ्लो कर रहे थे ये कोलाइड हुए एटम्स के साथ, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई।
उस हीट एनर्जी के कारण क्या हुआ, बार बार हीट एनर्जी हीट निकल रही है, तो उससे क्या हुआ, हीटिंग इफेक्ट। इसी को तो बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम इसी को बोलते हैं। तो ये क्या करता है, स्ट्रांगली अपोज द करंट। रेजिस्टेंस क्या होता है, यही होता है, स्ट्रांगली अपोज द करंट। नाउ व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव दे कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। जिसके एटम्स थे, जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये किसके साथ कोलिजन कर रहे हैं, एटम्स के साथ। तो जब किसी के साथ भिड़ रहे हैं तो मीन्स कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है। नाउ ड्यू टू दिस कोलिजन हीट इज जनरेटेड। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ मैथमेटिकल टर्म्स में, नोटेशंस में अब हम देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं, अब उनको स्टडी कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हमें पता है दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी नो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। तो फ्रेंड्स, हीट क्या है, हीट एक एनर्जी है, और एनर्जी क्या है, वर्क है। ठीक है, तो चाहे मैं हीट बोलूं या एनर्जी बोलूं या वर्क बोलूं, एक ही चीज है। ठीक है, हीट इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। नाउ हमने कहीं पर भी कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन वर्क का फॉर्मूला हमने पीछे किया था, जहां पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस, पुरानी वीडियो में हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला किया है। फ्रेंड्स, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि जितना वर्क किया जाता है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से W, ये जो वर्क है, इसका फॉर्मूला निकल के आया, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। तो ये मेरा जो फॉर्मूला है वर्क का, ये यहाँ पे यूज होगा फ्रेंड्स। ना मुझे पता है कि W, मैंने बोला अभी कि W क्या है, एनर्जी हीट इक्वल ही है, तो वर्क क्या है, हीट, हीट इज इक्वल टू V इंटू क्यू। तो सेम फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट रिलेशन निकल आया, हीट इज इक्वल टू V इंटू क्यू, चाहे हीट इज इक्वल टू V इंटू क्यू बोल दीजिए या W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ये हम ऑलरेडी पुरानी वीडियो में कर चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, अभी भी बोल रही हूँ, पहले उस वीडियो को जाकर स्टडी करिए, तभी इस वीडियो पे आइए। तो चलिए, एक फॉर्मूला मेरा हीट का जो है वो इस फॉर्म में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ एक और इसका फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है, जिसमें मैं क्या करूंगी, Q की वैल्यू को सेट कर सकती हूँ। क्या, Q की वैल्यू को IT। हमने करंट का फॉर्मूला स्टडी किया ना पहले फ्रेंड्स, ये देखिए करंट, करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो यहाँ से Q का फॉर्मूला है I इंटू T। ठीक है, ये भी पुरानी वीडियो में करंट वाला जो कंसेप्ट है डिस्कस हुआ है, वहाँ पे न्यूमेरिकल भी करा है, उस वीडियो को जाके पहले देखिए। ठीक है, तो चलिए अब हमने क्या किया, VQ था फॉर्मूला, Q की जगह IT वैल्यू पुट कर दी मैंने, Q की जगह क्या पुट कर दिया, IT। तो एक नया फॉर्मूला बन के आ गया फ्रेंड्स, देखिए H इज इक्वल टू VIT, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा कह लीजिए, माता रानी का एक रूप था, माता रानी का दूसरा रूप भी आ गया। तो वैसे ही अब इसका तीसरा रूप देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब मैंने बोला V इज इक्वल टू IR, क्योंकि हमने पढ़ा है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ भी हमने पुरानी वाली वीडियो में पढ़ा है, उसमें हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, IR। तो V इज इक्वल टू IR। अब देखिए यहाँ पे V की वैल्यू को हम IR सेट कर सकते हैं। पहले मैंने क्या किया, Q की वैल्यू को सेट किया, अब मैं V की वैल्यू को सेट कर देती हूँ। तो V की जगह मैंने लिख दिया IR, तो क्या बना, H इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT। तो ये आ गया तीसरा रूप। एक और चौथा रूप देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस I की जगह पुट कर दीजिए I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये भी ओम्स लॉ कह सकते हैं हम। ठीक है, ओम्स लॉ से बना है ये। नाउ इक्वेशन 2, ये जो 2 या 3 किसी को भी कह लीजिए, क्या बन जाती है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे I की जगह क्या रख दिया, V अपॉन R। तो रख दीजिए आप यहाँ पे I की जगह V अपॉन R अगर हम रखते हैं, या R की जगह V अपॉन I रखते हैं, तो मेरे पास एक नया रिजल्ट बन के आ गया, H इज इक्वल टू V स्क्वेयर इंटू T अपॉन R। तो ये आ गया चौथा रूप। तो 4 फॉर्मूले आ सकते हैं हमारे हीट के। ये डिपेंड करता है कि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर चार्ज दिया हो तो इस फॉर्मूले को लगा लीजिए डायरेक्टली। अगर आपको वहाँ पे करंट भी दिया है, टाइम भी दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है, तो इस फॉर्मूले को यूज करिए। अगर करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया और टाइम दिया है, तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो फ्रेंड, अब ये जो तीसरा रूप है ना यहाँ पे, H इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT, इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
तो चलते हैं हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की तरफ, पीछे आ गई थी वो स्लाइड मेरी पहले, ये देखिए ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है फ्रेंड्स, ये यही तो है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जो हीटिंग इफेक्ट में हमने 2-3 फॉर्मूले करे उनमें से एक है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो अगर आप देखें तो H किसके प्रोपोर्शनल है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट स्क्वायर ऑफ करंट, एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R ऑल्सो रेजिस्टेंस, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो तीनों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही चीज़ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, दैट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर, ये जो हीट प्रोड्यूस्ड है रेजिस्टर में, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। नाउ क्या कह रहा है, करंट अगर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा करंट पास होगा एक वायर से उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। दूसरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, पहला था स्क्वायर ऑफ करंट, अब है सेकंड रेजिस्टेंस ऑफ फॉर द गिवन करंट। तो भाई अगर रेजिस्टेंस है ज़्यादा तो हीट भी ज़्यादा निकलेगी, ये है इसका मतलब कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा उतनी हीट, अगर रेजिस्टेंस कम तो उतनी हीट। नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, जितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है, अगर जितने ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो होता रहेगा तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती रहेगी। तो दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस यही है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यहाँ पे हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, दैट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। चलिए फर्दर हम देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है मेरे पास, न्यूमेरिकल आ गया फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स तो इस चैप्टर में। तो चलिए अब हम करते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे, क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में, क्या पूछा है हमसे, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफर। अब हीट जनरेटेड है मींस हीट निकालना है, H के कितने सारे रूट किए थे अभी पीछे हमने, बहुत सारे करे हैं फ्रेंड्स। तो वो कह रहा है कि हीट जनरेटेड क्या कितनी होगी वाइल ट्रांसफरिंग, कितना Q दिया है यहाँ पे 96,000 कूलम, चार्ज इज फ्लोन इन 1 आवर, 1 घंटे में इतना चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 50 वोल्ट। तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला है हीट का V इंटू क्यू, हमें पता है H इज इक्वल टू V इंटू क्यू, और इसको हम निकाल लेंगे तो वैल्यूज डायरेक्टली पुट हो रही है फ्रेंड्स। देखिए V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है 50 और Q की वैल्यू है 96,000। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया फ्रेंड्स तो ये आ रहा है 48, 1 2 3 4 5, 5 zeros 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। नाउ इसकी यूनिट क्या होती है, जूल्स, इसको हम थोड़ा सा छोटा करके लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल्स। तो ये है इसका आंसर, बहुत ईजी था ये वाला पहला फॉर्मूला था हीट का, H इज इक्वल टू V इंटू क्यू, अभी हमने पीछे करा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, कर लेते हैं एक और न्यूमेरिकल। नाउ इस न्यूमेरिकल में क्या है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, नाउ क्या गिवन है, रेजिस्टेंस 20 ओम्स गिवन है, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कितना करंट 5 एम्पियर, आई से डिनोट करते हैं करंट को। तो कह रहा है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन, टाइम भी दे दिया उसने 30 सेकेंड, तो कह रहा है भाई हीट निकालो कितनी प्रोड्यूस होगी। तो हीट का फॉर्मूला करते हैं, क्या किया था हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, जिसमें आई स्क्वेयर आर टी, तीनों चीजें गिवन है, आई भी गिवन है, टी भी गिवन है और आर भी गिवन है। तो चलिए फटाफट से पुट कर देते हैं वैल्यूज। तो आई की वैल्यू है 5, 5 स्क्वेयर इंटू आर की वैल्यू है 20, टी की वैल्यू है 30। तो चलिए जब मैंने इसको सॉल्व किया तो कितना आया मेरे पास, ये आया मेरे पास 15,000 जूल्स। तो इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, छोटा करके 1.5 इंटू 10 रेज टू 4 जूल्स। तो मैंने जो जीरोस थी उनको इकट्ठे करके ऐसे लिख दिया। तो ये है मेरा इसका आंसर, बहुत सिंपल था। देखो डायरेक्ट फॉर्मूलेज लग रहे हैं बट आपको फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, क्योंकि H के कितने सारे फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिए हैं पीछे, ठीक है, 4 फॉर्मूले डिराइव किए जिसमें से 2 तो हमने अभी यहाँ पे कर ही लिए हैं न्यूमेरिकल में। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ अब जो हीटिंग इफेक्ट करे उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन कर लेते हैं, भाई घरों में कहाँ कहाँ हीट निकलती है, किन किन चीज़ों में निकलती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात हो रही है इलेक्ट्रिक फ्यूज की फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज कहाँ यूज होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स
ये इलेक्ट्रिक फ्यूज जब आपके घरों में करंट का फ्लो आ रहा होता है कहीं से बाहर से, ठीक है, तो मान लीजिए बाहर से करंट का फ्लो आ रहा है, तो एक लाइन तो आपकी चलेगी डायरेक्ट घरों के अंदर, ये चलिए आपका घर है, घरों के अंदर डायरेक्ट चला गया करंट। अब एक जो वायर है इसमें क्या होगा कि यहाँ पे फ्यूज लगा दिया जाएगा और फिर भेजा जाएगा करंट। तो अब इस फ्यूज को जो लगाया है, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, तो अभी देखिए सर्किट पूरा नहीं है, सर्किट डायग्राम, तो इसका जो फ्यूज होता है उसका डायग्राम इस तरीके से है, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मटेरियल मेरा यूज होगा इलेक्ट्रिक फ्यूज के केस में, वो कौन सा होगा? अब देखिए ध्यान से, इसके बीच में मेरी जो फ्यूज जुड़ा होगा उसमें हम यूज करते हैं फ्रेंड्स एक डिवाइस की, और वो डिवाइस कौन सा होता है? वो होता है मेरा यहाँ पे इस केस में लेड, पीबी। तो एक वायर होगी, अब इस फ्यूज को जब इसके अंदर इंसर्ट किया जाएगा तो सर्किट डायग्राम पूरा हो जाएगा। वो क्या करेगा कि जब यहाँ से कई बार क्या होता है कि करंट का फ्लो कई बार बहुत ज़्यादा आ जाता है, एकदम से वोल्टेज बहुत हाई आ जाती है, तो वोल्टेज हाई होने के कारण क्या हो सकता है, हमारे घरों की चीज़ें बर्न अप हो सकती हैं, या कुछ डिवाइसेस जो हो सकते हैं उसके ख़राब हो सकते हैं, रेफ्रिजरेटर ख़राब हो सकता है, टीवी ख़राब हो सकता है। तो उस फ्लो को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे फ्यूज़ डाला जाता है। फ्यूज़ जब मैंने इसको पूरा किया, सर्किट को डाला, तो क्या हुआ, जो इसके बीच की जो ये जो वायर थी यहाँ पे जिस जो कंप्लीट कर रही थी, वो किस चीज़ की, लेड की बनी हुई है। तो ये लेड की बनने के कारण क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हाई वोल्टेज आती है तो ये क्या होता है, ये बर्न अप हो जाता है, हाई वोल्टेज आएगी, ठीक है, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है, जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी तो ये क्या होगा, बर्न अप हो जाएगा जल्दी। यहाँ से जब ये बर्न अप हुआ, मेल्ट हो गया, या तो क्या होगा कि ये यहाँ का जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, वो क्या होगा, टूट जाएगा, यहाँ से वायर जो होगी पिघल जाएगी, तो यहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा, तो वोल्टेज जो है आगे यहाँ से पास नहीं होगी, हाई वोल्टेज, तो वो यहीं पर इस फ्यूज़ को तोड़ देगी या जला देगी कि ताकि आगे वोल्टेज, उतनी हाई वोल्टेज पास ना हो सके। तो बाद में क्या होगा, हम दोबारा से इस फ्यूज़ को खरीद के ला सकते हैं और डाल सकते हैं, ठीक है। बट आजकल जो घरों में हो रहा है फ्रेंड्स, वो क्या होता है कि हमारे जो बाहर बोर्ड्स लगे होते हैं, आपने देखा होता है, वो ट्रिप हो जाते हैं, तो अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है इन फ्यूज़ को डालने की। तो वहाँ पे क्या होगा, हाई वोल्टेज जब आती है तो बाहर ही वो क्या होता है, ट्रिप हो जाती है, तो जो स्विच होता है आपका टर्न अप अपने आप ही नीचे की तरफ गिर जाता है। तो वही होता है हमारा एक तरह का इलेक्ट्रिक फ्यूज, या हाई वोल्टेज को रोकने के लिए। तो देखिए, इट इज़ अ डिवाइस विच प्रोटेक्ट्स द सर्किट्स। अब ये डिवाइस क्या है, ये एक डिवाइस है जो क्या प्रोटेक्ट करता है, सर्किट या अप्लायंसेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक फ्लो के करंट को ही रोकेगा, अगर हाई वोल्टेज आएगी तो ये यहीं से रोक देगा। कैसे रोक देगा, जो भी मटेरियल यूज होता है हमारा लेड, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, तो ज़्यादा करंट आता है तो ये बर्न अप हो जाती है, जल जाती है। तो यहीं पर क्या होता है, सर्किट डायग्राम जो है, यहाँ पे हमारा जो ये वायर है कनेक्टेड थी, ये बीच में से टूट गई, तो फ्लो ऑफ करंट भी रुक गया यहीं पर, ठीक है। नाउ इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब इसको कैसे लगाया जाता है, हमेशा ही सीरीज में लगाया जाता है। देखिए, वायर के साथ फ्लो के करंट में मैंने इसको सीरीज में लगाया। एंड इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो होता है। लो होने के कारण क्या होता है कि ये जल्दी से विद इन फ्यू सेकेंड्स ये जल जाती है, ठीक है, मेल्ट हो जाती है ये। इट इज़ लाइक वायर मेड अप ऑफ मेटल। अभी फ्यूज़ कैसा होता है, एक तरह की वायर ही होती है जो मेटल से बनी होती है या अलॉय से। कौन से, लाइक टिन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, हाई। हाई होने के कारण क्या होगा, ये जल्दी बर्न अप हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ फ्रेंड। नाउ कुछ जो डिवाइसेस होते हैं जिनमें तो पता ही है भाई, निकलनी है हीट, जैसे क्या, कौन से, हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, या इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है। अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्यूज़ डिस्कस किया, अभी हम इलेक्ट्रिक आयरन को भी डिस्कस कर लेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक आयरन कैसा होता है फ्रेंड, आयरन मीन प्रेस की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, प्रेस का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, नीचे का बेस किसी मेटल का बना होता है ना। अब इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर हमारी होती है ये ऐसे किसी मटेरियल से वायर बनी होगी, है ना, या अलॉय कह लीजिए। तो ये किसकी बनी होगी, अलॉय होगा ये। तो जिसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, ये लॉय की बनी होगी, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी, और अगर रेजिस्टिविटी इसकी हाई होगी तो इसकी जो हीट होगी वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इसको हम थोड़ा सा इस सरफेस से थोड़ा ऊपर रखते हैं, मतलब जोड़ के नहीं रखते नीचे वाले सरफेस के। क्यों भाई, करंट भी तो फ्लो हो रहा है यहाँ से। अगर करंट फ्लो हो रहा है
तो करंट फ्लो होने के कारण नीचे के अगर ये टच कर जाएगी तो भाई अगर हीट अप तो जनरेट चलो होगी ही होगी, हीट क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। क्यों? बिकॉज ये जो एलॉय है इसकी रेजिस्टिविटी हाई है, तो करंट जब आता है तो हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने के कारण ही आपका जो कपड़े हैं जिनको आप प्रेस कर सकते हैं, बट क्या अगर इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखेंगे नीचे वाले मेटल के साथ तो क्या होगा भाई, झटका लगेगा, करंट, ठीक है ना, अच्छा वाला। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इसके बीच में यहाँ पे जो मटेरियल यूज होता है वो कौन सा होना चाहिए, दैट इज ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो गुड कंडक्टर ऑफ, किसका हो, गुड कंडक्टर ऑफ, जो होगा गुड कंडक्टर किसका होगा, हीट का होगा। ओके, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि हीट पास करवानी है वहां से, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी तभी पास नहीं होगी यहाँ से नीचे, क्योंकि भाई झटका थोड़ा ना लगाना है किसी को। तो ऐसा जो मटेरियल है वो कौन सा है, माइका। तो इसके बीच में भाई माइका लगाया जाता है, इसकी एक परत सी लगाई जाती है जिसके थ्रू हीट तो पास हो जाती है बट करंट नहीं पास होता है, ठीक है। और ऊपर से आयरन का आपको पता ही है ढक्कन सा बना होता है ना पकड़ने के लिए, वो बना दीजिए, बस सिंपल। डायग्राम थोड़ा सा मैसी अप हो गया, तो चलिए कंसेप्ट समझना था हमने, वो हमने समझ लिया है इलेक्ट्रिक आयरन का, ठीक है। ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्यूज, फिर इलेक्ट्रिक आयरन। अब कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जिनमें जैसे कि कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, इनमें भी थोड़ी थोड़ी हीट निकलती है ना, बट ज़रूरत तो नहीं उस हीट की, बट फिर भी निकलती है, गर्म तो फिर भी होते हैं वो, है ना। तो कुछ ही अनडिजायरेबल डिवाइसेस है हमारे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब एक और मेरी एप्लीकेशन है फिलामेंट। अब बल्ब का भी स्टडी कर लेते हैं, इसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है ना। ये जो बल्ब है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई, अब ये जो वायर है ये अंदर देखो कॉयल ऐसे की हुई है मैंने, ठीक है, लेंथ बढ़ा रखी है इसकी, ठीक है। तो क्यों बढ़ाई है भाई इसकी लेंथ, क्यों बढ़ाई है, क्योंकि भाई अगर जितनी ज़्यादा लेंथ होती है उतनी ज़्यादा हमारी जो रेजिस्टेंस भी हाई होगी और रेजिस्टिविटी भी हाई होगी। तो दोनों हाई होने के कारण क्या होगा, अब ये जो टंगस्टन, यहाँ पे हमने कौन सा फिलामेंट, ये जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन मटेरियल का बना होता है, क्यों, ताकि इसमें से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो। तो जितनी ज़्यादा हीट निकलेगी तो एक टाइम पे क्या होगा, वो जो हीट होएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हीट एनर्जी होती है यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइट एनर्जी में, ये ग्लो होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इसको कॉइल किया है, लेंथ ज़्यादा रखी है, ठीक है, क्योंकि लेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के, जितनी ज़्यादा लेंथ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी उतनी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए इसके अंदर जो गैस होती है वो होती है आर्गन, फिल्ड अप होती है इसके अंदर, ताकि क्यों, क्योंकि अगर हीट प्रोड्यूस होगी, अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए तो ये तो बर्स्ट अप हो जाएगा। तो इसीलिए आर्गन गैस यहाँ पे फिल्ड अप होती है, जिससे क्या होता है ये रिएक्शन करने से बचाता है बाहर ऑक्सीजन के साथ, तो उससे ये बर्स्ट अप नहीं होता है। तो जब जब तक ये हीट प्रोड्यूस होएगी, जब तक आर्गन है तब तक ये ग्लो करेगा, अदरवाइज क्या होगा, जब ये खत्म तो ये यहाँ से फ्यूज टूट जाएगा, भाई ग्लो करना बंद कर जाएगा। तो ये कंसेप्ट है इसका। बाकी इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है फ्रेंड्स कि इतनी ज़्यादा हीट भेजने के बावजूद भी ये मेल्ट नहीं करता है, बिकॉज इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। पढ़ लेते हैं फिलामेंट। जो इसका फिलामेंट है वो ग्लोइंग कंपोनेंट को बोलते हैं, ये वाला ग्लो करता है, ठीक है। फिलामेंट इज द ग्लोइंग कंपोनेंट इन अ बल्ब विच इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, उसको टंगस्टन से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है टंगस्टन से, क्योंकि रेजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन इज हाई, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी है, इसीलिए वो ज़्यादा हीट निकालेगा। तो ज़्यादा हीट निकालने के कारण क्या होगा, फिर हीट जो है लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, धीरे धीरे ये फिर ग्लो करना शुरू कर जाएगा। बट उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इतना ज़्यादा है कि क्या वो मेल्ट नहीं होता है, ये सर्किट डायग्राम नहीं टूटता है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक हमारा बल्ब जो है चलता है। In case of bulb, the most of energy is consumed in heating and small part is used to glow the light. Bulb is filled with non-reactive gases. वो कह रहा है बल्ब के अंदर कौन सी गैसेस होती है, नाइट्रोजन या आर्गन, जो उसके साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो रिएक्ट नहीं करती हैं इसीलिए वो ज़्यादा टाइम तक चलता है। अगर बाहर से कोई गैस ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर जाए तो बर्स्ट कर जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिए पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस हो गया हमारा हीट से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन थी, 3 हमने डिस्कस वहाँ, आयरन, फ्यूज एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब स्टडी करते हैं भाई इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो भाई पावर को स्टडी करने के लिए हमने पीछे हीट इसीलिए स्टडी करा है क्योंकि यहाँ पे वो यूज होंगे। तो पावर क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है पावर।
इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। अब देखिए लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। वर्क कह लीजिए अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, एक ही बात है, वर्क ही एनर्जी होता है, एनर्जी वर्क या हीट कह लीजिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है फ्रेंड्स वो होती है वॉट, WATT, ठीक है। तो पावर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल P से, पीछे हमने हीट को कैपिटल H से डिनोट किया था, यहाँ पे पावर को डिनोट करेंगे P से। तो पावर क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम। क्यों भाई, बिकॉज मैंने कहा कि ये होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, पावर इज इक्वल टू E अपॉन टी। अभी हमने पीछे ये P पावर है, E एनर्जी है और T टाइम है, पीछे हमने हीट का फॉर्मूला करा H इज इक्वल टू VIT, है ना। तो फ्रेंड्स ये H इज इक्वल टू VIT हमने पीछे अभी 2-3 फॉर्मूलेस करे हैं हीट के, ठीक है। तो वही अब यूज होंगे यहाँ पे, क्यों, बिकॉज हमने E की जगह वो वैल्यू ही पुट करनी है। ये E क्या है, ये H ही तो है, ये हीट एनर्जी ही तो है, ठीक है। तो H अपॉन टी भी हम कह सकते हैं, पावर इज इक्वल टू H अपॉन टी, एक ही बात है क्योंकि। तो अगर एक ही बात है तो पुट कर देते हैं, पहला जो मात्रा का रूप था H इज इक्वल टू VIT, उसको पुट किया हमने, पावर इज इक्वल टू E अपॉन टी की जगह, E की जगह VIT रख लिया, देखिए ऐसे किया हमने, VIT अपॉन टी। तो T से T कैंसिल, तो एक फॉर्मूला निकल के आ गया पावर का, यहाँ पे भी 2-3 फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे पावर के। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। नाउ हमने एक और किया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो अब पुट कर दीजिए H की जगह आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी डिवाइड बाई टी। तो T से T कैंसिल और क्या निकला, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये है पावर। वैसे ही H इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर किया था हमने, तो वो अगर मैंने जब पुट किया तो पावर क्या निकला, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो 3 फॉर्मूले निकल के आ गए हैं मेरे पास। तो चौथा फॉर्मूला इसको कह लीजिए, ये जो मेन फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू E अपॉन टी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि अब क्वेश्चन में क्या दिया होगा और पावर निकालने को बोला होगा, तो हम अलग अलग फॉर्मूले उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो चलिए पावर में इतना ही है, आगे करते हैं अब हम न्यूमेरिकल्स ऑन पावर। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम इसके ऊपर बेस्ड। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। नाउ एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको कनेक्ट किया है हमने 220 वोल्ट जनरेटर से। कितनी वोल्टेज सप्लाई हो रही है, 220। तो 220 वोल्टेज अगर सप्लाई हो रही है तो क्या दिया है, करंट दिया है, करंट इज 0.50 एम्पियर। नाउ व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। तो देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। एक तो मुझे गिवन है भाई वोल्टेज, V क्या है 220 वोल्ट, साथ में दिया है करंट 0.50 एम्पियर करंट गिवन है। तो भाई पावर, पावर कितनी होगी, पावर का फॉर्मूला अभी करा हमने, क्या, V इंटू आई, एक मात्रा का रूप किया था ना, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो यही तो चीजें हैं, V इंटू आई था, चाहिए था मुझे, V की वैल्यू गिवन है, I की भी वैल्यू गिवन है। तो अगर पुट कर देते हैं, पॉइंट को हटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो वैल्यू आई 110 वॉट। तो ये इसके यूनिट्स हैं, तो पावर निकल आई। तो हम देखेंगे भाई कि फॉर्मूले हमारे पास ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है जब कितनी वैल्यूज दी होंगी हमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब कमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। भाई आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो जब बिल आता है उसका, तो वो किस फॉर्म में आता है, कहते हैं ना कितने यूनिट्स आपने यूज़ किए हैं, इतने यूनिट आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी है तो उसका बिल बन के आता है। तो क्या है वो, ये जान लेते हैं। तो भाई वो क्या है, 1 यूनिट, इसको बोलते हैं हम 1 यूनिट। वहाँ पे हम जो यूनिट्स भी लेते हैं उसकी वो यूनिट में ही लेते हैं, यूनिट ही कहते हैं भाई, इतने यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है इस महीने। तो भाई क्यों हमने इनको, क्यों ज़रूरत पड़ी उसको 1 यूनिट लिखने की, हम ये क्यों नहीं कहा कि हमने इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी है। तो भाई अगर घरों के बिल अगर इस फॉर्म में आने लग गए 3.6 इंटू 10⁻⁶, तो वो तो इतनी बड़ी वैल्यू होगी कि बंदा देख के डर जाएगा, भाई इतना ज़्यादा बिल। तो उसको कम शो करने के लिए उन्होंने यूनिट्स बना दिया, भाई इतने यूनिट्स यूज़ हुए हैं इस महीने, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट के,
ठीक है, तो अब देखते हैं ये वैल्यू मेरी कैसे आई है। तो ये जो 1 यूनिट है ये किसके बराबर है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 1 किलोवाट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 किलोवाट की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, तो 1 किलोवाट ये किसके बराबर था, 1000। ठीक है, इज इक्वल टू 1000, ये लिखे ना 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है पावर का। क्या पावर का क्या फॉर्मूला था, अभी हमने करा था पीछे, दैट पावर इज इक्वल टू ई अपॉन टी। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये जो एनर्जी निकल के आएगी कितनी होगी, पावर इंटू टी। पावर का होता है वॉट या कह लीजिए किलोवाट, और ये आवर्स दिए आगे, तो किलोवाट आवर, यही तो ये क्या है, ये एनर्जी है। किलोवाट आवर जो है एनर्जी है। तो इस एनर्जी को निकाला तो जो मेरा पावर है वो कितनी ले ली, 1000 वाट। अब ये आवर्स में दिया है मेरे को, ये आवर्स दिया है, तो आवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो क्या लिखेंगे 60 × 60, ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। तो ये 1000 इंटू कितना हो जाएगा 3600। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया फ्रेंड्स तो यही वैल्यू आएगी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो इसीलिए ये जो वैल्यू आती है इतनी बड़ी, इस वैल्यू को हमने बोल दिया है 1 यूनिट। ठीक है, इसी वैल्यू को एक छोटे उसमें लिख दिया है तो 1 यूनिट बोल दिया। अब इतने यूनिट ऑफ एनर्जी भाई आपके घरों में यूज हुई है, या इस महीने इतने यूनिट आपके यूज हुए हैं, तो बिल उस हिसाब से आता है। ठीक है, तो ये होता है कमर्शियल यूज। कमर्शियल मीन्स आपके घरों में किस तरीके से यूज हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल करते हैं कि अगर हमारा घरों का कुछ ऐसे बिल आ रहा हो किसी अप्लायंस का। ठीक है, तो करते हैं कि एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट, 400 वाट रेटेड है हमारा इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, जो दिन में कितना चलता है 8 आवर्स पर डे। ठीक है, क्या गिवन है, ये 8 आवर्स पर डे चलता है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 किलोमीटर पर 3 किलोवाट आवर, सॉरी 3 पर किलोवाट आवर। तो करते हैं इसको कैलकुलेट। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं दैट एनर्जी कंज्यूम्ड, क्या निकालेंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 8 आवर्स। तो भाई 8 घंटों में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, एनर्जी का फॉर्मूला था ना अभी पीछे, पावर इंटू टी। कैसे, क्योंकि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टी था, तो यहाँ से ई का फॉर्मूला पावर इंटू टी है ना। तो पावर दी है 400 रेफ्रिजरेटर की, और टाइम कितना 8 आवर्स। तो कितना हुआ ये 400 इंटू 8 कितना हो गया 3200 वॉट आवर। ठीक है, अब ये वॉट आवर्स में है। ठीक है, अब वो 30 दिन को कह रहा है, 30 दिन तक चल रहा है वो, तो अब हम 30 डेज का निकाल लेते हैं भाई। एनर्जी कंज्यूम्ड 30 डेज तक, तो कितनी, अगर हर एक दिन में 3200 वॉट आवर है तो 30 डेज तक मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा, वो कितनी वैल्यू आएगी मेरी 96,000 वॉट आवर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, हमने निकाल लिया एट ₹3 पर किलोवाट आवर, पर किलोवाट आवर। अब पहले तो ये किलोवाट आवर में दिया है, तो इसको पहले हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या आंसर आएगा 96 किलोवाट आवर, बिकॉज हमें पता है कि 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आ गया 96। अब निकाल सकते हैं हम कॉस्ट कितनी निकलेगी, अगर 96 किलोवाट आर की निकालनी है और पर उसकी कितनी दी है ₹3, तो 96 की कितनी हो जाएगी, 1 किलोवाट आर की है ₹3, तो 96 की कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना निकलेगा 288 रुपीज़। ऐसे ही निकलते होंगे आपके जो घरों का बिल आता होगा, है ना। तो चलिए मीटर रीडिंग बाहर से वो ले लेते हैं कि उसमें कितने यूनिट्स यूज़ हुए हैं, फिर उसको कैलकुलेट कर देते हैं जितने दिन के हिसाब से उन्होंने निकालना हो, जितने दिन का बिल बना के देना हो। चलिए करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो चलिए हमेशा ही छोटा सा एक रिकैप ले लेना चाहिए कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है अपना इस वीडियो में। तो सबसे पहले फ्रेंड हमने किया था रेजिस्टेंस इन सीरीज़। तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है,
R1 प्लस ये होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है सीरीज में। जितने मर्जी आप लगा लीजिए, ठीक है, जितने मर्जी आप लगा लीजिए टिल RN, उनको हम सीरीज में इस तरीके से ऐड अप करते हैं। और रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो होता है मेरा फ्रेंड्स, दैट विल बी पैरेलल के केस में रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 टिल 1/RN। तो हमने करा रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, फिर हमने उसके बाद किया था हीट करा हमने। तो हीट से रिलेटेड फॉर्मूले करे थे कितने सारे, क्या करा था, मेन फॉर्मूला H इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज हो रहा था, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या था, वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू, यही फॉर्मूला यहाँ हुआ है। बट इसके जो अलग अलग रूप दिखाए इन्होंने वो दिखा दिए 3-4, क्या, एक VIT और H इज इक्वल टू I²RT। ये जो I²RT था ये क्या था, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग था। फिर एक और रूप क्या इन्होंने बोला, कौन सा, कि एक और लिख लीजिए, एक और रूप लिखा जा सकता है H इज इक्वल टू V²/R इंटू T। ठीक है, तो ये है मेरे हीट। उसके बाद हमने क्या करा, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से पावर के भी काफ़ी सारे फॉर्मूले निकल के आए थे, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, एक और था, पावर इज इक्वल टू I²R। एक और किया, पावर इज इक्वल टू V²/R। तो ये चीज़ हमने करी, पावर भी करी। और क्या करा, अभी हमने एंड में क्या करा, कमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी करा था, जिसमें क्या किया था हमने कि जो 1 किलोवाट आवर होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो ये होता है इक्वल किसके, 1 यूनिट के। ठीक है, तो ऐसे यूनिट्स में आपके घरों को बताया जाता है, इतने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी है। इस जूल्स में नहीं दिया होता क्योंकि वो बहुत बड़ी वैल्यू बनती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। तो जिन्हें हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आई है वो काइंडली एक लाइक बटन तो हिट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, स्माइल करना भी ना भूलिएगा साथ में। तो पार्ट 3 अब जो नेक्स्ट आएगी वीडियो मेरी, उसमें हम लेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे हम उस वीडियो में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी के सारे कंसेप्ट्स हम कर चुके हैं। इसका पार्ट 1 भी है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप इस पार्ट पे आइएगा। और जिन्हें हमारी वीडियोस और जिनके कंसेप्ट्स बहुत ही क्लियर हो रहे हैं हमारी वीडियोस के थ्रू, वो काइंडली हमारी वीडियो पे एक लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारी आए वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।